हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पीओसी पार्ट 2। पीओसी पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सैंपल में रहेगा अपने पास और उसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स मौजूद है बस उसका पता करना है ना। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल। क्वांटिटी भी पता करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब एक सैंपल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक सैंपल में, लेट सपोज कि हमने पता कर लिया कि कार्बन है तो कितना कार्बन है, नाइट्रोजन है तो कितना नाइट्रोजन है, ठीक है। तो उसका अमाउंट पता करना है, क्वांटिटी पता करना है। तो वी आर स्टडिंग ऑल दोस थिंग अंडर द टॉपिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो लेक्चर। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले लिबिक्स मेथड से पता किया था कि कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं है, ठीक है। अब अपने पास लेट सपोज कि कंफर्म हो गए हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो कितना है उसका पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पता करेंगे हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का ही अमाउंट। तो इसको भी पता करने के लिए जो मेथड बोलते हैं इसको भी लिबिक्स मेथड बोलते हैं, ठीक है। लिबिक्स मेथड, ठीक है। इसको थोड़ा सा एज्यूम कुछ करते हैं हम लोग, ठीक है। लेट सपोज करते हैं कि हमको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल दिया गया है ना, वो कितना है W ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है ना, वो कितना है W ग्राम है, ठीक है। ये मान लिया। अब आपको पता है लिबिक्स मेथड में क्वालिटेटिव एनालिसिस में बताए थे कि अगर उसके अंदर कार्बन होगा तो उसको जब आप हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसके साथ में, CuO के कारण से ऑक्सीडाइज होकर CO2 मिलेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर H2O मिलेगा। तो जो H2O मिलेगा और हाइड्रोजन जो मिलेगा वो है, उसका वेट हम लोग मान रहे हैं वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। वेट ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना मान लिया, W1 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली वेट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, जो H2O प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से, वो हो गया अपने पास W2 ग्राम। ये एज्यूम करना है। अब इसी एजम्पशन के आधार पे ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आगे। जरा देखो ध्यान से। लेट सपोज कि अपने पास पता है कि कार्बन जो है ना उसका ऑक्सीडेशन करने पर हमें मिलता है CO2 लिबिक्स मेथड में। यानी कि 1 मोल CO2 कब बनेगा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 मोल कार्बन होगा, है ना। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री वाला जरा ध्यान समझना, ठीक है। यानी कि CO2 1 मोल प्रोड्यूस हो उसके लिए 1 मोल कार्बन होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहां पर, मतलब क्या हुआ कि अगर 44 ग्राम कार्बन CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके लिए जरूरी है कि कार्बन कितना हो, 12 ग्राम। तो अगर अपने एजम्पशन के आधार पर W1 ये कितना था, CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा था, W1 ग्राम। तो W1 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितना कार्बन चाहिए, अगर W1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए कार्बन कितना चाहिए, तो कार्बन चाहिए W डिवाइड बाई 44, है ना, इंटू W1 ग्राम। कार्बन का इतना वजन होना चाहिए सो दैट कि W1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। यानी कि अब W1 ग्राम अपने पास मिल रहा है ना CO2, तो उसके लिए कार्बन का अमाउंट, वेट ऑफ कार्बन, है ना, वेट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल कितना हो गया भाई, तो वो हो गया 12 डिवाइड बाई 44 इंटू W1 ग्राम। ये अपने पास एक आया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब आपसे पूछे कि बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन बताइए, है ना, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कार्बन है, तो परसेंटेज कार्बन के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ कार्बन, टोटल वेट तो इतना ही है ना, विच इज 12 डिवाइड बाई 44 इंटू W1 ग्राम, इतना वेट है, डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ कंपाउंड विच इज W ग्राम इंटू 100, ये अपने पास हो जाएगा, है ना, फॉर्मूला परसेंटेज कार्बन को निकालने के लिए, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 44 इंटू W1 बाई W, वेयर इज W1 क्या होगा, अमाउंट ऑफ वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस, W क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सैंपल दिया जाएगा। डोंट वरी, W1 का वैल्यू और W का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हाइड्रोजन को कैसे निकालेंगे, एकदम सेम मेथड से। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हाइड्रोजन जो है CuO के साथ ऑक्सीडाइज होकर H2O मिलता है, बनता है। यानी कि अगर H2O 1 मोल चाहिए तो अपने पास कितना मोल होना चाहिए हाइड्रोजन, 2 मोल।
मतलब अगर 18 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए तो 2 ग्राम क्या चाहिए, ये 2 मोल चाहिए ना, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होना पड़ेगा। करेक्ट है क्या? यूनिटरी मेथड, जस्ट लाइक स्टोइकियोमेट्री, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो 18 ग्राम अगर H2O प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होना पड़ेगा, ठीक है। एकदम मामला क्लियर है, ठीक है। अब हमने एज्यूम किया है कि जो H2O प्रोड्यूस हो रहा है वो W2 ग्राम हो रहा है, यानी कि W2 ग्राम H2O बने, इसके लिए हाइड्रोजन कितना होना पड़ेगा, 2 डिवाइड बाई 18 इंटू W2 ग्राम, इतना होना पड़ेगा। सही है ना? तो इतना ही अमाउंट क्या रहेगा उसमें मौजूद रहेगा कार्बन में, ऑर्गेनिक सैंपल में, सॉरी, ठीक है। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन है ना प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल कितना है, इतना ही है, 2 डिवाइड बाई 18 इंटू W2, इतना ही है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला आपका हो गया अगर सिर्फ वेट पूछे तो। लेकिन अगर जस्ट लाइक अ कार्बन है ना, अगर परसेंटेज इसका भी पूछ ले हाइड्रोजन का, तो फिर वही करना है, टोटल वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 डिवाइड बाई 18 इंटू W2, टोटल वेट कंपाउंड का W इंटू 100। फिर से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन का अमाउंट, ठीक है। आई होप बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। अगर स्टोइकियोमेट्री है ना, यूनिटरी मेथड ठीक ठाक है, तो ये भी बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज याद रखने का मतलब एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे इसको अप्लाई करना है। जरा समझो, यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन है ना, इफ 0.16 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल। तो क्वेश्चन में आपको जो गिवन हो गया W हो गया, W कितना है 0.167 ग्राम, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव इतना ग्राम ऑफ CO2, तो CO2 का वजन W1 माने थे, तो W1 का वैल्यू दे दिया 0.44 ग्राम। एंड इतना ग्राम H2O, तो H2O का वजन W2 माने थे विच इज 0.18 ग्राम। तो अपने को बताना है परसेंटेज कार्बन एंड परसेंटेज हाइड्रोजन। बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो ध्यान से, कैसे, ध्यान से देख लो। परसेंटेज कार्बन का फॉर्मूला क्या था बताओ, 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू W1 बाई W इंटू 100, यही था ना। तो बस इस पर पुट कर देना है, 12 डिवाइड बाई 44 इंटू W1 का वैल्यू कितना है, W1 का वैल्यू है 0.44, 0.44 डिवाइड बाई वेट ऑफ सैंपल कितना है 0.167 इंटू 100। आप यहां से परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकते हो, ये मैथ से इतना तक हम छोड़ देते हैं आपके लिए, ठीक है। अब परसेंटेज हाइड्रोजन बताना है अपने को, ठीक है। देखो परसेंटेज हाइड्रोजन का भी फॉर्मूला पता है, 2 डिवाइड बाई 18 इंटू W2 डिवाइड बाई W इंटू 100, ठीक है। बस W2 और W का वैल्यू रख दो, फिर से मिल जाएगा अपने पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विच इज 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 0.18, देखो W2 का डिवाइड बाई 0.167 वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। यहां से आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट कार्बन है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कार्बन और परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज लिबिक्स मेथड से कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन का डिटेक्शन कैसे, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना है उसका पता करना, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास दो मेथड है, एक को बोलते हैं ड्यूमास मेथड और एक को बोलते हैं जेल्डाज मेथड या फिर के जेल्डाज, जो भी अपना इंग्लिश के हिसाब से देख लो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का अमाउंट अगर पता करना है, सो फॉर दैट वी हैव टू मेथड, वन इज ड्यूमास मेथड एंड सेकेंड वन इज जेल्डाज मेथड, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। ड्यूमास मेथड, ठीक है। ड्यूमास मेथड के लिए आपको एक बढ़िया सा पूरा दिखा देते हैं कि कैसे वो काम करता है, जरा देखिए। जस्ट सी हाउ ड्यूमास मेथड वर्क्स, समझो।
अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है जिसमें कि नाइट्रोजन है, ये हम लोगों ने पता कर लिया है लासाइन टेस्ट से, क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ लिया। अब कोई डाउट नहीं है कि उसमें नहीं है, बट है। अब कितना है वो पता करना है, तो उसके लिए अपने पास दो मेथड जो बताएं, ड्यूमास और जेल्डास। तो ड्यूमास को पढ़ते हैं कैसे, समझो। हम क्या करते हैं ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं और CuO के साथ में हीट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है उसको CuO के साथ में हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड CuO के साथ हीट हो रहा है और इधर से CO2 जा रहा है, इधर इस फर्नेस में हीट हो रहा है, ठीक है। और यहां से हीट करने के कारण से होता क्या है कि इसके अंदर का जो भी नाइट्रोजन है, इसके अंदर का जो भी नाइट्रोजन है वो आगे बढ़ जाता है, बन जाता है N2 गैस। यहां से जो मिलता है अपने को N2 गैस मिलता है, ठीक है। अब यहां से जो N2 गैस मिलेगा ना, वो यहां से होते होते, अच्छा, यहां पर N2 के साथ में वाटर भी बनता है, CO2 भी बनता है, और CuO जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर आप इक्वेशन देखना चाहो तो इक्वेशन में ऐसे कुछ है, देखो। अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और नाइट्रोजन तो है ही। तो मान लेते हैं कार्बन X है, इसका Y और ये Z है। तो जब हम इसको डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं जनरल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में, तो उसका जनरल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में होगा 2x + y/2। इतना कोएफिशिएंट का CuO है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा कि कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 बना देगा, XCO2, और हाइड्रोजन को y/2 वाटर बना देगा। साथ में क्या बनाएगा, ध्यान से देख लो, साथ में बनाएगा Z/2 नाइट्रोजन गैस और खुद 2x + y/2 कोएफिशिएंट के साथ में Cu में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक जनरल इक्वेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इसको ध्यान में रखोगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पर पूछता है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड, ठीक है। ये इक्वेशन, ये सॉरी जो कोएफिशिएंट है उसको याद रहना चाहिए, ठीक है। इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वापस आते हैं अब इस पर। देखो ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन गैस हीट करने से जो नाइट्रोजन गैस मिला है, इसके साथ में क्या है, CO2 भी मिला है अपने को। देखो तो यहां पर CO2 है, वाटर है। तो यहां से जब हम इस गैस को भेजेंगे तो इस गैस में क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, CO2 होगा और वाटर वेपर भी हो सकता है, बट यहां पर क्या है, CO2 तो है। अब इस पूरे गैस के मिक्सचर को हम यहां से पास करा रहे हैं। अब इसमें क्या भरा है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, यहां से हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भेज रहे हैं, जो इसमें क्या भरा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टोइकियोमेट्री 1 में एक टॉपिक है एडियोमेट्री। एडियोमेट्री में आपको पता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अब यहां से जो गैसेस का मिक्सचर जा रहा था यहां से होते हुए, बट इन करेगा दोनों, CO2 भी इन करेगा और नाइट्रोजन गैस भी इन करेगा, बट CO2 तो यहीं पर एब्जॉर्ब होकर रह गया। अब यहां पे जो तुमको मिला वो क्या मिला है, वो मिला है नाइट्रोजन। अब इसके साथ में, अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो वाटर भी कुछ तो यहां पर होगा, यहां पर वाटर भी वेपर के फॉर्म में होगा, यहां पे इस ऊपर में, ठीक है। यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर दोनों होगा। तो यहां पर जब हम इस एरिया का प्रेशर, जो यहां पर टोटल गैस मिला, इसका जो प्रेशर हम मेजर करेंगे तो अपने पास जो टोटल प्रेशर निकल कर आएगा, ठीक है, ध्यान से देख लो, अपने पास जो टोटल प्रेशर निकल कर आएगा वो प्रेशर होगा प्योर नाइट्रोजन का, प्लस में प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी होगा, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी होगा। आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा और ये भी गिवन होगा। तो अगर हम प्रेशर नाइट्रोजन का निकाल लें, प्योर नाइट्रोजन गैस का, ठीक है, कैसे निकलेगा, तो टोटल प्रेशर में से माइनस कर सकते हैं हम लोग वेपर प्रेशर वाटर का, है ना, ये दोनों गिवन रहेगा। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास टोटल प्रेशर नाइट्रोजन का निकल कर आ जाएगा। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि जब भी कोई भी गैस का प्रेशर पता है, ठीक है, और उसमें हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द गैसियस। यहां पर जो टोटल प्रेशर आ रहा था ना वो वाटर का भी आ रहा था, तो इसीलिए इस कंडीशन में इस प्रेशर के साथ में PV = nRT नहीं लगा सकते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाटर भी था। अब हमने वाटर को माइनस कर लिया है टोटल प्रेशर में से, तो अब अपने पास जो प्रेशर बना है, बचा है, वो केवल और केवल प्योर नाइट्रोजन गैस का है। तो अगर हम यहां पर लगाना चाहें PV = nRT, तो जरा देखो,
पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लगाना चाहें यहां पे, तो कैसे आगे काम करेगा ये देखो कैसे हम फॉलो करते हैं। अपने पास एक इक्वेशन है विच इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। डोंट वेरी, आपको क्वेश्चन में यहां पे जो प्रेशर निकला है ना वो ये प्रेशर है, यानी टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये दोनों दिया रहेगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकल गया। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपने को प्रेशर पता है, वॉल्यूम भी पता होगा, है ना, आर तो खुद से पता है और टेम्परेचर भी दिया रहेगा। तो अगर हम n इक्वल टू लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी वी इज इक्वल टू एन। अब ये मोल किसका है, तो मोल है नाइट्रोजन गैस का, यानी ये इक्वेशन का यूज करके हमने पता कर लिया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, है ना, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब ये जो नाइट्रोजन गैस मिला है, ठीक है, ये तो नाइट्रोजन के सैंपल से मिला है, ठीक है। अब यहां पे अगर मोल हमने पता कर लिया तो वेट भी तो पता कर सकते हैं ना, वेट ऑफ नाइट्रोजन कैसे, तो मोल्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, मोलर मास से, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन विच इज 28, तो ये मिल गया टोटल वेट ऑफ N2। अब ये वेट कहां से आया, N2 कहां से आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ही तो आया ना, उसी को हीट करने पर बना है ना, ठीक है। तो इतना ग्राम आपका नाइट्रोजन मौजूद था उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में। हाँ, अब अगर इसी में परसेंटेज पूछ ले निकालने को, ठीक है, तो वो तो सिंपल है ना, परसेंटेज कैसे निकाल लोगे, परसेंटेज नाइट्रोजन अगर पूछेगा तो सिंपल सा बात है ना, परसेंटेज नाइट्रोजन पूछेगा तो सिंपल सा बात है कि टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल, कंपाउंड का सैंपल इनटू 100, ये कर लेना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग ड्यूमास मेथड, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन करें, किधर गया किधर गया किधर गया, यहां पे है, चलो चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है। सबसे पहले समझो, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ड्यूमास मेथड, आपको चिंता करने का बात नहीं है कि कौन सा मेथड है कैसे पता चलेगा, तो ड्यूमास मेथड लिखा रहेगा, ठीक है। ड्यूमास मेथड का अप्लाई कर लेना सारा कुछ। अब इसमें दिया रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन दे दिया है ना, W वजन दे दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.125 ग्राम। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन एनालाइज्ड अंडर ड्यूमास मेथड यील्ड्स यानी प्रोड्यूस इतना ml नाइट्रोजन गैस, यानी कि वॉल्यूम जो दे दिया वो दे दिया 22.78 ml। क्या आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, यस, 22.78 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीटर में बदल गया, क्योंकि हमको पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर एटीएम में लेना होता है, वॉल्यूम लीटर में लेना होता है, ठीक है। आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन, है ना, पर मोल लेना होता है, और टी टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है, ठीक है। आगे देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन और दिया है, और क्या दिया है, बोल रहा है कि कलेक्टेड ओवर, किधर गया, बोल रहा है कलेक्टेड ओवर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इतना टेम्परेचर दे दिया आपको 280 केल्विन, वेरी गुड, केल्विन में ही दिया है, और इतना प्रेशर mmHg, मिलीमीटर ऑफ Hg। आपको पता है mmHg में 760 से डिवाइड मारोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ATM मिल जाएगा। तो अब जरा समझो, ये जो प्रेशर है ना, यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जो अभी आपको बता रहे थे कब से, ठीक है। ये जो प्रेशर है, समझो, किधर गया, थोड़ा छोटा हो जा भाई, हाँ देखो, यहां पे ये जो प्रेशर है ना वो टोटल प्रेशर है, P टोटल है, जो कि कॉम्बाइनेशन है PN2 और वेपर प्रेशर ऑफ H2O का, ठीक है। अब यहां पे टोटल प्रेशर दे दिया 759, हमको नाइट्रोजन का नहीं पता है, प्लस कर लेंगे। अब यहां पर देखो वेपर प्रेशर वाटर का कितना दे दिया, 14.2 mmHg, तो प्रेशर कितना होगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना हो जाएगा, 759 माइनस 14.2 mmHg, डिवाइड कर दो 760 से, तो ये बन गया ATM, ठीक है क्या। अब सिंपल सा चीज है, देखो, अब PV इक्वल टू एनआरटी इसमें लगाते हैं, PV इज इक्वल टू एनआरटी लगाओगे, देखो प्रेशर दे दिया क्या, हाँ दे दिया, वॉल्यूम दिया है क्या, यस वी हैव वॉल्यूम इन लीटर।
आर पता है 0.0821, टेम्परेचर भी पता है, तो मोल्स नहीं निकल गया क्या? मोल्स निकल गया ना। अब जब मोल्स निकल गया तो वहां से आप क्या करोगे, ध्यान समझ लो। अब जब यहां से आपको मोल्स निकल गया तो उसमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकल गया, विच इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी, वैल्यू रख देना पूरा, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 28 से, तो ये मिल गया आपको मोल्स के जगह पर। अब ये हो गया वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन। अब जब वेट ऑफ नाइट्रोजन निकल गया तो टोटल में डिवाइड कर देना, किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल से, जो तुमको दिया गया था 0.125, आई थिंक कितना था, हाँ 0.125 इतना ग्राम है ना। डिवाइड कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो हमको क्या निकालना था? द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होगा। ये सवाल कब का था जरा देखो तो, ये सवाल था जुलाई, जेई का सवाल है ये, जुलाई 2022 का। ठीक है, कितना आसान सैंपल है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप डिमाज मेथड को अच्छे से समझते हो आप इजीली कर ले जाओगे। चलो डिमाज मेथड पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका जेई मेंस जनवरी 2029 का है ना, 19 का है ना, 2019 का सवाल है। बोल रहा है कि देखो ड्यूमास मेथड फिर लिख दिया, साफ साफ क्लियर मेंशन रहेगा है ना, ड्यूमास मेथड क्लियरली मेंशन्ड है। बोल रहे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है जिसको एस्टिमेटेड किया जा रहा है थ्रू ड्यूमास मेथड एंड नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, was found to evolve 6 मोल ऑफ CO2। ठीक है, CO2 मोल्स ऑफ CO2 कितना मिल रहा है? 6 मोल। नेक्स्ट 4 मोल ऑफ H2O, N ऑफ H2O कितना मिल रहा है अपने पास? वो मिल रहा है 4। ठीक है, नेक्स्ट 1 मोल नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस कितना मिल रहा है? मोल्स ऑफ N2 कितना मिल रहा है? 1 मोल। अब अपने से पूछ रहा है सवाल में कि बताइए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? अभी जस्ट हम लोगों ने तुरंत देखा कि इसका कोएफिशिएंट क्या क्या होता है ना। अभी हम लोगों ने इसको हीट किया था, एक जनरल इक्वेशन हम आपसे डील किए थे अभी तुरंत। ठीक है, देखिए ये वाला, ठीक, ये सवाल है। अब इस सवाल में देखो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CO2 मिल रहा है अपने को 6 मोल, H2O कितना मिल रहा था? आई थिंक 4 मोल, और नाइट्रोजन गैस कितना मिला था? 1 मोल। ठीक है, अब CO2 6 मिल रहा है, इसका मतलब है कि 6 मोल, यानी ये आगे में जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? मोल है, तो x का वैल्यू बोला 6। नेक्स्ट H2O कितना मिल रहा था? H2O मिल रहा था अपने को 4 मोल, यानी H2O का यहां पर मोल कितना है? Y/2 है, और इसका मोल कितना दिया? 4, तो Y का वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया। ये जो Y/2 है ना, यही तो कोएफिशिएंट है, यही क्या है? मोल है, यानी x मोल CO2, Y/2 मोल H2O, Z/2 मोल नाइट्रोजन गैस, तो यानी कि Y का वैल्यू सीधा सीधा दिख रहा है 8। नेक्स्ट नाइट्रोजन गैस कितना था? 1 मोल था, तो नाइट्रोजन गैस का कोएफिशिएंट Z/2 इज इक्वल टू 1, तो Z का वैल्यू कितना आया? 2। ये रहा Z का वैल्यू 2। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? ये होता है फॉर्मूला जनरल फॉर्म CXHYNZ। मतलब कार्बन कितना? कार्बन है X यानी 6, हाइड्रोजन कितना? 8, और नाइट्रोजन कितना? 2, C6H8N2, ये वाला केमिकल फॉर्मूला होगा उस कंपाउंड का। ठीक है, देखते हैं किस में है C6H8N2, देखते हैं किस ऑप्शन में है। खुल जा खुल जा खुल जा, चलो आ जाओ। देखो इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने किया, निकाला था C6H8N2, किधर मिला? ओके, ऑप्शन सी में मिला। देखो C6N2, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? क्या होगा? 6। देखिए डिमाज मेथड पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसके जनरल इक्वेशन पर भी, तो जनरल इक्वेशन का पूरा रिप्रेजेंटेशन याद रखना है। ठीक है, कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ज़ेल्डाज़ मेथड के बारे में। ये एक दूसरा मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के अमाउंट को आइडेंटिफाई करने का। इसमें क्या करते हैं जरा समझिए, ये एक सेटअप है ना, ज़ेल्डाज़ मेथड का ये सेटअप है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले इस दो मेथड में, दो पार्ट में करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसमें CuSO4 साथ में H2SO4 के साथ में, ये सबको मिलाकर हम क्या करते हैं? इस ज़ेल्डाज़ फ्लास्क में हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने के कारण से क्या होता है? यहां पे नाइट्रोजन जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, जो
ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था, ठीक है। अब इस पूरे कंटेंट को, इस पूरे चीज को हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। फिर यहां पर हीट करते हैं, लेकिन यहां पर पहले से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है, ठीक है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि इस अमोनियम सल्फेट को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में, ठीक है। यानी कि यहां से अमोनिया गैस निकलेगा। क्लियर है क्या? यहां से अमोनिया क्यों निकला? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट जो यहां से मिल रहा था उसको, उसके बीच रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो यहां से अमोनियम गैस होते हुए यहां पर गया, ठीक है। और यहां पर क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब होता है कूलेंट, है ना। तो इस गैसियस अमोनिया यहां से इन करेगा अमोनिया गैसेस के फॉर्म में, और यहां से जो गिरेगा, है ना, इस फ्लास्क में, वो अमोनिया लिक्विड के फॉर्म में गिरेगा। अब समझो इस फ्लास्क में हमने क्या रखा है? इसमें हमने रखा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टोइकियोमेट्री 2 में जब टाइट्रेशन हम लोग कर रहे थे तो उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रखे थे। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका? एसिड का। एसिड का मतलब कोई भी एसिड, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, जिसका की मोलारिटी पता है अपने को, वॉल्यूम पता है और एन फैक्टर पता है, ठीक है। एन फैक्टर का मतलब उसके अंदर में कितना आयोनाइजेबल H प्लस है। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर करेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा टोटल H प्लस इसके अंदर कितना है, ठीक है। अब ऊपर से आ रहा है बेसिक नेचर का अमोनिया और नीचे में क्या है? H प्लस है। तो इसके बीच में अब क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अब जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो इक्विवेलेंट्स ऑफ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया, है ना, इज इक्वल टू हो जाए इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस, या तो अमोनिया, है ना, वो ज्यादा होगा H प्लस से, या तो अमोनिया H प्लस से क्या होगा? कम होगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी लेते हैं तो वो जो फ्लास्क में लिए थे स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ एसिड, है ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड, उसको एक्सेस में लेते हैं ताकि हमारा ये वाला कंडीशन हो सके। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये वाला रहता है, तो इक्वेट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और एक्सेस में भी ले सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कैसे दिया गया। अगर इक्वल में दिया है तो बात बन गया, एक स्टेप अपना कैलकुलेशन बच जाएगा। अगर नहीं ये वाला कंडीशन है, अगर से, तो हम लोग क्या करते हैं? एक स्टेप और आगे काम करते हैं। जरा समझो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अमोनिया है 6 मिलीमोल्स या फिर 6 मिली इक्विवेलेंट जो भी है, और इसको हमने ले लिया लेट सपोज 10। तो अब एक अमोनिया एक H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो कि अमोनियम बन जाए। तो 6 में जो इसका 6 अमाउंट है वो 10 में से रिएक्ट करेगा, और बाकी का H प्लस कितना बच गया? 4 बच गया। अब एक स्टेप और आगे क्या करते हैं ना, जो फ्लास्क में एक्सेस एसिड बच गया, हमको नहीं पता है कि कितना एसिड बचा है ना, तो उसका रिएक्शन फिर हम आगे टाइट्रेशन कराते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन कराते हैं। जब कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मोल, है ना, यूज हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का उस एक्सेस HCl को, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। तो जितना एक्सेस में यूज होगा उतना ही क्या होगा? ये वाला एसिड क्या होगा? रिमेनिंग बचा होगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर हमने यूज किया है 4, तो एसिड जो एक्सेस में बच गया था, है ना, रिमेनिंग जो बच गया था वो कितना था? 4। तो यूज कितना हुआ? 6। एसिड कितना यूज हुआ? 6। अब एक एसिड का मोल 1 मोल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब अमोनिया, सॉरी, ये एसिड 6 यूज हुआ तो अमोनिया भी उसके अंदर कितना होगा? 6 होगा। अब जब अमोनिया 6 है तो ध्यान समझो कि 1 मोल अमोनिया में 1 ही मोल तो नाइट्रोजन है, यानी कि उसके अंदर में नाइट्रोजन फिर कितना है? 6 ही मिलीमोल्स या फिर मोल्स है, ठीक है। अब जब नाइट्रोजन मिल गया अपने पास इतना, तो फिर इसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमको मिल जाएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन। और जब वेट एक बार मिल गया तो डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, ऑर्गेनिक सैंपल से, और इंटू कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। क्या ये समझ में आया? ऐसा ही होता है, इसका कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला वैसे नहीं है, बट आप प्रोसेस अगर समझ चुके हो, है ना, अगर आप प्रोसेस समझ चुके हो तो आप क्वेश्चन को बना ले जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी तुरंत, ठीक है, आप देखोगे कि हाँ सर ठीक है, हो गया। देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि ये एक कंपाउंड, एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है आपको जुलाई जेई में आया है, 2022 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो ज़ेल्डाज मेथड मेंशन कर दिया, कैसे जा रहा है उधर, देखो क्वेश्चन में ज़ेल्डाज मेथड मेंशन कर दिया। अब सवाल पढ़ते हैं।
इसमें बोल रहा है कि while estimating the nitrogen present in organic compound by Zalda's method, the ammonia evolved from इतना ग्राम of the compound, यानी weight of compound दे दिया which is 0.25 ग्राम, इतना ग्राम वेट दे दिया। बोल रहा है कि जो अमोनिया इवॉल्व हुआ है ना वो न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है 2.5 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4 के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, यानी कि इक्वल वाला केस आ गया, अमोनिया इज इक्वल टू H प्लस। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं अगर, तो H2SO4 यानी H प्लस का डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, H प्लस कितना मोल्स है, तो बोले क्या थे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब कितना आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो मोलारिटी इसका कितना है 2 है, वॉल्यूम कितना है 2.5 है ml में, और 2 है ना, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल सकता है तो इंटू 2 कर दो। तो यहां पर अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा 10 मिली मोल्स आ गया है ना, ये 10 मिली मोल्स H प्लस है, और 10 मिली मोल्स ही कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जा रहा है और कर रहा है अमोनिया को, यानी कि अमोनिया भी कितना होगा, अमोनिया भी कितना आ रहा होगा, वो भी कितना आ रहा होगा 10 मिली मोल्स ही तो आ रहा होगा। और जब अमोनिया 10 है तो उसके अंदर में नाइट्रोजन भी उतना ही होगा, क्योंकि 1 मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का भी अमाउंट कितना होगा अपने पास, नाइट्रोजन कितना होगा, वो भी 10 मिली मोल होगा, यानी मोल्स के रूप में बात करें तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू इतना मोल। ठीक है, अब वेट का बात करें, वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 14, इतना ग्राम नाइट्रोजन है। अब परसेंटेज अपने से पूछा था, तो वेट ऑफ हमको मिल गया नाइट्रोजन का, तो परसेंटेज कितना होगा, देखो परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ नाइट्रोजन विच इज 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 14 डिवाइड बाई 0.25। जरा देखो ध्यान से, यहां पे क्या हुआ 0.25 10 को 4 टाइम्स में कट करेगा, और ये 4 इंटू 14 कितना हो गया 56 इंटू 10 टू द पावर -3, इतना परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और चीज छोड़ दी है यहां पे, परसेंटेज के लिए आप मल्टीप्लाई कर लो इंटू 100 से। ठीक है, तो जब आप इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 14 इंटू 4 56, और ये कितना हो गया इंटू 10 टू द पावर -1%, है ना, इतना परसेंट, बोले तो 5.6% नाइट्रोजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था। क्लियर है ये चीज, एकदम सिंपल सा चीज है, जल्डाज मेथड एकदम सिंपल सा है। ठीक है, देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है, इतना ऑपरेटर्स क्या क्या था, बट अगर आप बेसिक थोड़ा सा टाइट्रेशन के बारे में जानते हो, स्टोइकियोमेट्री जानते हो, तो ये मेथड बहुत आपके लिए आसान है। ठीक है, अब कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जल्डाज मेथड के बारे में, कि जल्डाज मेथड इज नॉट सुटेबल इन ऑल द कंपाउंड्स, है ना, ताकि जिससे कि हम उसके अंदर का नाइट्रोजन को निकाल सके। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन कैलकुलेट करना निकालना है ना, तो कुछ तरह के कंपाउंड्स में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, कहां फेल करता है, देखो ध्यान से, कंपाउंड्स वेयर जल्डाज मेथड फेल्स। क्या क्या कंपाउंड्स है भाई, तो पहला कंपाउंड है नाइट्रो कंपाउंड्स, जैसे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो का मतलब होता है आर किसी से लगा होगा NO2। ठीक है, जैसे मान लेते हैं नाइट्रोबेंजीन ये है, तो इसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं जल्डाज मेथड को। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल्डाज मेथड में क्या होता है, नाइट्रोजन अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, तो ये वाला नाइट्रोजन इज नॉट सुटेबल, नॉट एप्लीकेबल टू रिड्यूस और कन्वर्ट इनटू अमोनिया ड्यू टू रेजोनेंस एंड ऑल। ठीक है, बस आप ये याद रखो कि नाइट्रोबेंजीन यूज नहीं कर सकते हैं जल्डाज मेथड में। ठीक है, मतलब जल्डाज मेथड के मदद से नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन कितना मौजूद है ना, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। सिमिलरली एजो कंपाउंड है ना, एजोबेंजीन, एजो का मतलब होता है N डबल बॉन्ड N, इधर से भी कुछ लगाओगे इधर से भी कुछ लगाओ, तो बेंजीन के बारे में बात करें तो फिनाइल या फिर बेंजीन N डबल बॉन्ड N, और इधर ये फिनाइल, इसमें भी हम लोग नाइट्रोजन का पता नहीं कर सकते हैं, है ना, कितना है, विद द हेल्प ऑफ जल्डाज। फिर अगर कोई नाइट्रोजन रिंग में मौजूद है ना, जैसे पिरिडीन,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और कर ले, बढ़ा ले, देखो ये पिरिडीन है ना, ये नाइट्रोजन। इस तरह के कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन किसी रिंग का पार्ट है ना, जैसे ये सब हो गया, प्यूरिन्स हो गया, डीएनए वगैरह हो गया, तो इनमें हम लोग नाइट्रोजन कितना है इसका अमाउंट का पता नहीं कर सकते हैं। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है आपसे। एक एक चीज जो पढ़ा रहे हो वो सब का सब इंपॉर्टेंट और सब कुछ आपको पता होना चाहिए। चलो एक मेथड, एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जनवरी 2020 में, जेई में आया हुआ है, और क्वेश्चन ये है आपका कि ज़ेल्डाज मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट नाइट्रोजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। किस कंपाउंड में ज़ेल्डाज मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं उसके अंदर में नाइट्रोजन को कैलकुलेट करने में कि कितना है। देखो, क्या ये नाइट्रोबेंजीन है C6H5, बोले तो फिनाइल, और उससे क्या जुड़ा है NO2, ये वाला इसमें पता नहीं कर सकते। बाकी ये एनिलीन है, पता कर सकते हैं, ठीक है, ये साइनाइड है, इसको भी पता कर सकते हैं, और ये एमाइड है ना, इसको भी पता, इसमें भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तीन कंडीशन, नाइट्रोजन अगर रिंग का पार्ट है तब नहीं कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन है मतलब नाइट्रो वाला चीज है तब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक और था एजो, उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में आपका ज़ेल्डाज मेथड खत्म होता है। बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, कैरियस मेथड के बारे में। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हेलोजेंस, फास्फोरस, सल्फर, इनका क्वांटिटी का पता करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल, ठीक है। तो कैरियस मेथड में सबसे पहले हम देख रहे हैं हेलोजेंस के लिए। हेलोजेंस के लिए क्या करते थे बताइए क्वालिटेटिव एनालिसिस में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते थे, ठीक है, मतलब लसाइन एक्सट्रैक्ट। तो ये लसाइन एक्सट्रैक्ट में बनता था NaX, और फिर जब हम इसको AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराते थे तो हमें यहां पर बनता था AgX, यानी X कहां से आया, लसाइन एक्सट्रैक्ट में से, और लसाइन एक्सट्रैक्ट में कहां से आया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो X है, X का मतलब हेलोजन, आइदर कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये X कन्वर्ट हो गया फाइनली AgX के प्रिसिपिटेट में। तो हम इसी रिलेशन से पता करेंगे कि उसमें क्लोरीन कितना था, फ्लोरीन कितना, ब्रोमीन कितना था, आयोडीन कितना था, जस्ट लाइक कार्बन परसेंटेज एंड हाइड्रोजन परसेंटेज जैसे निकाले हैं, ठीक है। जैसे देखो यहां पर ध्यान से मान लेते हैं कि सबसे पहले हमको क्लोरीन का निकालना है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो क्लोरीन होगा वो फाइनली कन्वर्ट हो गया होगा AgCl में, AgCl का प्रिसिपिटेट में, ठीक है। अब जरा समझिए, 1 मोल AgCl बने उसके लिए Cl चाहिए हमको 1 मोल। अगर मोलर मास के हिसाब से बात करें तो 143 ग्राम, 143.5 ग्राम इसका वजन होगा। तो इतना वजन बनाने के लिए Cl कितना चाहिए, 35.5 ग्राम चाहिए। मान लेते हैं, लेट सपोज कि अपने पास ये जो AgCl प्रोड्यूस हुआ है वो W1 ग्राम प्रोड्यूस हुआ, तो W1 ग्राम प्रोड्यूस हो AgCl, उसके लिए Cl कितना चाहिए, 35.5 डिवाइडेड बाई 143.5 इंटू W1 ग्राम चाहिए Cl, ठीक है। अब इतना Cl मौजूद है तभी तो W1 ग्राम क्या मिला, AgCl। अब परसेंटेज अगर आपसे सवाल में पूछ दे, है ना, तो वेट ऑफ AgCl पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वेट ऑफ Cl प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है 35.5 इंटू W1 डिवाइड बाई 143.5 ग्राम। परसेंटेज Cl अगर हमसे पूछ लेता तो परसेंटेज के रूप में बता देते हैं कि Cl का वेट जो है इतना है, डिवाइड बाई टोटल किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W ग्राम इंटू 100, ये रहेगा आपका परसेंटेज। आपको क्वेश्चन में Cl W1 W का वजन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है परसेंटेज ऑफ Cl कैलकुलेशन। सिमिलरली एकदम ऐसे ही हम लोग इसका भी ब्रोमीन का पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रोमीन कन्वर्ट किस में हुआ होगा, AgBr के प्रिसिपिटेट में, यानी कि 1 मोल AgBr बने इसके लिए 1 मोल क्या चाहिए, Br चाहिए, करेक्ट है क्या। मतलब इसका मोलर मास अगर हम बात करें तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 80 प्लस 143 है ना, ये कितना हो जाएगा 188 ग्राम।
आई थिंक इतना होगा, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। 80 बीआर का मास होता है और एजी का मास 108, हाँ तो हो तो गया 188 ग्राम। तो इतना ग्राम एजी बीआर बने उसके लिए जरूरी है कि 80 ग्राम बीआर होना चाहिए। मान लेते हैं लेट सपोज कि हमको जो मिला प्रिसिपिटेट एजी बीआर वो W1 ग्राम मिला, तो W1 ग्राम एजी बीआर बनाने के लिए बीआर कितना चाहिए, 80 डिवाइडेड बाई 188 इंटू W1 ग्राम, मतलब इतना ग्राम बीआर मौजूद है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में टू प्रोड्यूस W1 ग्राम ऑफ AgBr, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, फिर वही सेम चीज है ना, मतलब वेट ऑफ Br प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कितना है, 80 इंटू W1 डिवाइड बाई 188, इतना ग्राम है। परसेंटेज अगर पूछे Br का तो एकदम सेम, टोटल वेट ऑफ Br डिवाइड बाई वेट ऑफ Br कितना हो जाएगा, सॉरी वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, W1 डिवाइड बाई 188 इंटू W इज द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल, तो ये रहा आपका परसेंटेज Br, ठीक है, ये रहा परसेंटेज Br, ठीक है। एकदम सेम आयोडीन का भी ऐसे ही है, तो आयोडीन किस फॉर्म में मिला होगा, आयोडीन कन्वर्ट हो गया होगा AgI के प्रेसिपिटेट में, नहीं तो 1 मोल AgI चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि 1 मोल आयोडीन होना चाहिए। 1 मोल आयोडीन का मतलब कितना हो गया, ये अपने पास 108 इसका वजन हो गया, प्लस में 127 इसका ये टोटल मास हो गया, तो ये कितना हो गया, आई थिंक 243, नहीं 245 हुआ, क्या हुआ देखो ना, 235 3 5, हाँ 235 ग्राम है ना। कैलकुलेशन थोड़ा अगर गलती हो देख लेना अपना, AgI का हमको बस मोलर मास चाहिए, ठीक है, इसका मास प्लस इसका मास, ठीक है। अब इतना ग्राम AgI बने उसके लिए आयोडीन कितना चाहिए, उसके लिए आयोडीन होना चाहिए 127 ग्राम, 127 एटॉमिक मास। मान लो W1 ग्राम प्रिसिपिटेट बना, ये प्रिसिपिटेट कितना बना है, W1 ग्राम बना, तो W1 ग्राम AgI का प्रिसिपिटेट बनाने के लिए आयोडीन कितना होना चाहिए, 127 डिवाइडेड बाई 235 इंटू 127 ग्राम, सॉरी इंटू W1 ग्राम, ठीक है, यानी इतना आयोडीन मौजूद है इन ऑर्गेनिक सैंपल में, सो दैट कि वो AgI का प्रेसिपिटेट W1 ग्राम बना सके, ठीक है। अब इसी को लिख देते हैं, वेट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज 127 इंटू W1, 235 डिवाइड में जाएगा और ये इतना ग्राम मौजूद है। परसेंटेज आयोडीन कितना हो जाएगा, परसेंटेज आयोडीन हो जाएगा टोटल वेट ऑफ आयोडीन 127 इंटू W1 डिवाइड बाई 235 डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ कंपाउंड W इतना परसेंट, सॉरी इंटू 100 इतना परसेंट, ठीक है। ये आपका रहेगा आयोडीन का परसेंटेज। यहां पर परसेंटेज थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे आप, इंटू 100 ब्रोमीन का परसेंटेज के लिए, और आई थिंक क्लोरीन में भी, हाँ क्लोरीन में सही है, इंटू 100, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, कैरियस मेथड पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अपने पास क्वेश्चन है ये एक, ठीक है, क्वेश्चन है जेई मींस अप्रैल 2023 का, है ना, और क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। चलिए, 0.400 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लेते हैं W और उसका वजन कितना दिया है, 0.400 ग्राम, है ना, इतना ग्राम दिया है। इसमें बोल रहा है कि X है कोई, है ना, उसका कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड X है, ये बोल रहा है कि इतना ग्राम AgBr बना रहा है, तो AgBr वजन कितना होगा, W1 हम लोग बोल रहे थे ना, तो W1 का वजन दे दिया 0.376 ग्राम, ठीक है। कैरियस मेथड के हिसाब से बढ़िया है, कैरियस मेथड मेंशन कर दिया, ठीक है। बोल रहा है कि ब्रोमीन का परसेंटेज बताइए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कैसे निकालेंगे ब्रोमीन का परसेंटेज, सिंपल तो है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो। क्या था परसेंटेज ब्रोमीन का फॉर्मूला, था 80 डिवाइडेड बाई 188 इंटू W1 डिवाइड बाई W इंटू 100, तो बस 80 डिवाइड बाई 188 इंटू W1 कितना दिया है अपने पास 0.376 W
कितना दिया है 0.4 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास परसेंटेज ऑफ बी आर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतना आसान सवाल पूछता है पीओसी का। अगर आपको एकदम एक एक स्टेप अच्छे से याद है, क्लियर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल डे टू डे लाइफ का कैलकुलेशन करना है, यूनिटरी मेथड वाला। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग पढ़े उस पर एक और क्वेश्चन है अपने पास, कलेक्शन में बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। चलो देखो, ये है आपका सवाल फरवरी सेशन का, है ना, 2021 का। सवाल में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है ना। तो ए स्टेटमेंट दिया, कैरियस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अरे ये तो गलत है, फिर स्टेटमेंट 1 ही गलत हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ए, बट ओवरऑल स्टेटमेंट ए क्या है, गलत है। क्यों? कैरियस मेथड तो हैलोजेंस के लिए है ना, और सल्फर के लिए, फास्फोरस के लिए यूज करते हैं, जबकि नाइट्रोजन के लिए अपने पास दो मेथड है, विच इज ड्यूमास मेथड एंड ज़ेल्डाज मेथड। तो स्टेटमेंट ए इसका क्या हो जाएगा, गलत, और इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस, ये तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे फॉस्फोरस के एस्टिमेशन में, बट ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ज़ेल्डाज मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट सही है, आगे हम लोग देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। फिर बोल रहा है कैरियस ट्यूब यूज टू डिटरमाइन, है ना, एस्टिमेट सल्फर। अभी तो बोले सल्फर के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, कैरियस मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इतना आसान सवाल जेईई मेंस में पूछा है 2021 में। ठीक है, तो अब बात करते हैं सल्फर के एस्टिमेशन से, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर मौजूद है तो उसका क्वांटिटी क्या है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है ना, उसको Na2O2 सोडियम परऑक्साइड या फिर फ्यूमिंग HNO3 के साथ में ट्रीट कराते हैं, है ना, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड का धुआं, है ना, फ्यूम्स, उससे कराते हैं। तो इसके अंदर का जो भी सल्फर मौजूद है वो कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में। ठीक है, और जब इस H2SO4 को फर्दर रिएक्शन कराते हैं BaCl2 के साथ में, तो क्या होता है, ये बन जाता है BaSO4 और साथ में HCl, दो मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो मेरे पास इसी से कैलकुलेशन करना है। क्यों? क्योंकि इसी में तो सल्फर है ना, तो इसके अंदर में सल्फर कहां से आया, क्योंकि यहां पर सल्फर आया, और इसके अंदर में सल्फर कहां से आया, क्योंकि यहां से आया, क्योंकि हमने यहां पर कोई सल्फर तो दिया नहीं। तो जाहिर सा बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सल्फर है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, BaSO4 में। करेक्ट है क्या? तो इसी रिलेशन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे सल्फर के लिए। ठीक है, जरा ध्यान समझना, है ना, कि सल्फर जो है वो तो कन्वर्ट हो गया BaSO4 में, BaSO4 में। जब BaSO4 में ये कन्वर्ट हो गया तो अपने पास इसका मतलब क्या है कि 1 मोल BaSO4 बनना है तो उसके अंदर में भी 1 मोल सल्फर होना ही चाहिए, यानी कि 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर है तो 1 मोल BaSO4 बनेगा। मतलब इसका मोलर मास देखो, इसका मोलर मास BaSO4 का आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यानी इतना मोल, यानी इतना मास का बनना है तो अपने पास सल्फर कितना होना चाहिए, 32 ग्राम। मान लेते हैं कि ये जो BaSO4 प्रोड्यूस हो रहा है वो W1 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो W1 ग्राम प्रोड्यूस होने के लिए सल्फर कितना चाहिए, 32 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ BaSO4, है ना, BaSO4 इंटू W1 ग्राम। बात सही है, एकदम सिंपल सा चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इतना वजन प्रेजेंट है, इतना वजन सल्फर का मौजूद है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फिर परसेंटेज अपने से पूछ देगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऐसा, क्या देखो तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, वेट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि कितना है 32 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ BaSO4 इंटू W1 ग्राम। परसेंटेज अगर हमसे पूछ देता परसेंटेज सल्फर कितना है, तो टोटल वेट ऑफ सल्फर 32 इंटू W1 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ BaSO4, ठीक है, इंटू टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सैंपल दिया था वो W था। ठीक है, और परसेंटेज है तो इंटू 100। ये आपका परसेंटेज सल्फर का कैलकुलेट करने का एक
फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये भी एकदम यूनिटरी मेथड है ना, बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। अगर आप कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना सीख गए तो हेलोजन का सीख गए, सल्फर का सीख गए। सल्फर के एस्टिमेशन पर बेस्ड एक सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है एग्जाम में 2021 में, है ना। देखिए ध्यान से, इन द सल्फर एस्टिमेशन 0.471 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हम क्या लेते हैं, W कितना दिया, 0.471 ग्राम दे दिया। ठीक है, इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है और बोल रहा है कि इतना ग्राम बेरियम सल्फेट मिल रहा है, यानी बेरियम सल्फेट का मास W1 हो गया और वो कितना दे दिया, 1.44 ग्राम। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज सल्फर कितना है, परसेंटेज सल्फर कितना होगा। तो परसेंटेज सल्फर का फॉर्मूला अभी तुरंत हम देखे थे, कितना था, 32 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट, है ना, इंटू W1 डिवाइड बाई W इंटू 100, है ना। अब इस पर बस पुट कर देना है। देखो ध्यान से, पुट कर देंगे तो परसेंटेज सल्फर कितना मिलेगा, 32 डिवाइड है मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का मास 137 होता है। ठीक है, और दिया भी है देखो, तो बेरियम का मास रखें तो 137 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का 64, ये हो गया, इंटू W1 का वैल्यू दे दिया 1.44 डिवाइड बाई W का वजन कितना दे दिया, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल का वेट 0.471 इंटू 100 कर लो, आपका आंसर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप कर लो, परसेंटेज सल्फर निकल कर आ जाएगा। ये सवाल पूछा गया था 2021 में। अब बात करते हैं फास्फोरस के एस्टिमेशन से, और ये लास्ट एस्टिमेशन होगा इस क्वालिटेटिव एनालिसिस के वीडियो का। ठीक है, समझिए फास्फोरस को एनालिसिस करने का दो तरीका है। तो पहला तरीका यहां पर हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फास्फोरस है उसको हम MgSO4 को ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस अमोनिया। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके अंदर का जो भी फास्फोरस है, इसके अंदर का जो भी फास्फोरस है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है Mg अमोनियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और फिर जब हम इसको हीट करते हैं, है ना, इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है Mg2P2O7। मतलब इसके अंदर का जो फास्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फास्फोरस वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया इसमें, और लेट करते हैं कि यहां पर ये जो कंपाउंड अपने को मिला, ये मिला W1 ग्राम। ठीक है, तो हमको इसी दोनों को रिलेट करके फास्फोरस का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखो कि इसमें कितना है, 2 है फास्फोरस। तो अगर हम बात करें Mg2P2O7 ये बनना है तो इसके अंदर में मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में से 2 फास्फोरस होना चाहिए। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाएं तो इतना 1 मोल बनने के लिए 2 मोल फास्फोरस चाहिए, मतलब इसका पूरा का वजन होगा वो होगा 222 ग्राम, है ना। तो इस इतना ग्राम ये कंपाउंड बने, इसके लिए फास्फोरस कितना होना पड़ेगा, 62 ग्राम होना पड़ेगा। ठीक है, और फिलहाल हमारे एजम्पशन के अनुसार W1 ग्राम बना है, तो कितना होना पड़ेगा फास्फोरस ताकि ये W1 ग्राम बने। तो W1 ग्राम बनने के लिए ये होना पड़ेगा 62 डिवाइड बाई 222 इंटू W1 ग्राम होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए वेट ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, वो है 62 डिवाइड बाई 222 इंटू W1 ग्राम। परसेंटेज फास्फोरस अगर चाहिए अपने को तो क्या होगा, वेट ऑफ फास्फोरस विच इज 62 डिवाइड बाई 222 इंटू W1 डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल विच इज W इंटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है परसेंटेज फास्फोरस को कैलकुलेट करने का, अगर कुछ ऐसा इस वाले मेथड से दिया रहे तब, यानी कि ये कंपाउंड आपको बनता हुआ दिखे क्वेश्चन में तो, ठीक है, ये कंपाउंड, तभी वो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इतना मेथड समझ में आ गया। अब डायरेक्ट देखते हैं एक दूसरा मेथड। ठीक है, देखिए दूसरा मेथड ये है अपने पास कि ये दूसरा मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फास्फोरस है, उसको ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं HNO3 के साथ में, तो इसका फास्फोरस कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है फास्फोरिक एसिड में,
और जब इस फॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं अमोनियम मोलिब्डेट के साथ तो हमारा यहां पर बन जाता है ये कंपाउंड, ठीक है। यानी कि इसके अंदर का फास्फोरस डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया इसमें, देखो इसमें यहीं पर फास्फोरस है, क्लियर क्या, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अब जरा ध्यान समझो कि इसका फास्फोरस इसमें कन्वर्ट हो गया तो हम जो रिलेशन निकालेंगे इन दोनों को रिलेट करके निकालेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज कि ये जो कंपाउंड अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बना है वो कितना बना है, W1 ग्राम, ठीक है। यानी कि 1 मोल बनने के लिए कंपाउंड में 1 मोल फास्फोरस होना चाहिए, यानी कि W1 ग्राम। अच्छा, इसका टोटल वेट का अगर बात करें तो इसका टोटल वेट कितना होगा, 1877 ग्राम। यानी इतना ग्राम वो कंपाउंड कब बनेगा, जब 31 ग्राम फास्फोरस होगा, यानी 1 मोल। तो W1 ग्राम बनने के लिए कितना चाहिए, 31 डिवाइड बाई 1877 इंटू W1 ग्राम। क्लियर है क्या, समझ गए। अब परसेंटेज अगर निकालना है तो परसेंटेज फास्फोरस के लिए वेट ऑफ ये वाला कितना है, ये वाला क्या है आपका, देखो तो ये वाला इतना, ये क्या है, वेट ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब परसेंटेज निकालना है तो वेट डिवाइड कर देंगे, वेट डिवाइड कर देंगे किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और इंटू 100 कर दिए, ठीक है। तो ये आपको निकल गया परसेंटेज फास्फोरस कैलकुलेट करने का विथ सेकंड मेथड। तो आपको ध्यान रखना होगा कि फाइनली उस क्वेश्चन में ये दिया है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट दिया है, कि आपको कंपाउंड में ये दिया है, उसके अकॉर्डिंग यूनिटरी मेथड लगाना है ना। और यूनिटरी मेथड अगर लगाने का मन नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला फाइनल याद रखना, ठीक है, और उससे आपका सवाल बन जाएगा। इसी के साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस खत्म होता है, या फिर यूं बोले कि पूरा का पूरा पीओसी आपका खत्म हो चुका है। 2 पार्ट में वीडियो है अवेलेबल, क्वालिटेटिव का अलग है, क्वांटिटेटिव का ये रहा, ठीक है। आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, और बाकी इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। और इसी तरह के एक अमेजिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।